फॉरफीचर ऑफ शेयर को, उसके बाद आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर में जैसा कि हमने आपको बताया हुआ था, एक बार हम लोग फॉरफीचर ऑफ शेयर की मीनिंग समझ लें, और मेरे ख्याल से आपको आती होगी फॉरफीचर ऑफ शेयर की मीनिंग। फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब हमने आपको शॉर्ट में क्या बताया था, कैंसिलेशन ऑफ शेयर। फॉरफीचर ऑफ शेयर मीन्स कैंसिलेशन ऑफ शेयर। जब हम शेयर को कैंसिल करते हैं तो उसी को हम लोग फॉरफीचर ऑफ शेयर कहते हैं। और कौन सा पैसा हम लोग फॉरफिट करते हैं, जब भी हम शेयर को फॉरफिट करते हैं हम हमेशा वो पैसा फॉरफिट कर पाते हैं जो पैसा हम अब तक पा चुके हैं। जैसे हमने आपको कल बताया था, आज एक बार फिर से बता दे रहे हैं। मान लेते हैं कि एप्लीकेशन मनी हमारी 4 है, अलॉटमेंट मनी 3 है, फर्स्ट कॉल मनी 2 है और फाइनल कॉल मनी 1 है। शेयर अलॉटेड, रवि नाम का एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर। रवि एप्लीकेशन का पैसा दे रहा है, अलॉटमेंट का नहीं दे रहा है, फर्स्ट कॉल का नहीं दे रहा है, फाइनल कॉल का नहीं दे रहा है। कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि उसके शेयर को फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट कर लिया जाएगा। एंट्री बनाई है। तो रवि ने कितना कितना पैसा नहीं दिया, आइए देखते हैं। रवि ने अलॉटमेंट का नहीं दिया, मतलब कितना रुपया नहीं दिया, 1000 पर 3000, 1000 पर 2 2000, 1000 पर 1 1000। इतना पैसा रवि ने नहीं दिया और कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि हम उसके शेयर को कब फॉरफिट करेंगे, फाइनल कॉल के बाद। कल हमने आपको एंट्री बताई थी, याद है आपको एंट्री? यस सर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर उसका नाम लिखेंगे जिसका पैसा हमको नहीं मिला है। तो हमें कौन कौन सा पैसा नहीं मिला है, एक तो हमें अलॉटमेंट का नहीं मिला है, दूसरा फर्स्ट कॉल का नहीं मिला है और तीसरा फाइनल कॉल का नहीं मिला है। तो हम सबका नाम सीरियल नंबर से लिख देंगे। शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फाइनल कॉल, और जो पैसा मिल चुका उसके लिए हम क्या लिखेंगे, शेयर फॉरफिटेड। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, कितने शेयर हम फॉरफिट करने जा रहे हैं, 1000। कॉल्ड अप मनी हमने कल आपको बताई थी। यहाँ कॉल्ड अप मनी कितनी होगी, सुनिए। हम शेयर को कहाँ पे फॉरफिट कर रहे हैं, हम शेयर को फाइनल कॉल पे फॉरफिट कर रहे हैं। तो कॉल्ड अप मनी हमारी क्या होगी, देखिए कॉल्ड अप मनी का मतलब होता है जिस समय, कॉल्ड अप मनी का मतलब होता है कि आप जहां पर शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं वहां तक कितना पैसा हुआ। देखिए 4 3 2 1, हम पैसा फाइनल कॉल पे फॉरफिट कर रहे हैं तो 4 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए, टोटल अब तक हम लोग कितना मांग चुके हैं, उससे पूरा 10 मांग चुके हैं। अगर यही पैसा हम फर्स्ट कॉल वाले दिन फॉरफिट करते तो कॉल्ड अप मनी चेंज हो जाती, तब हो जाती 4 + 3 + 2, तभी 1 रुपया नहीं लिया जाता। अगर यही हमारा शेयर अलॉटमेंट पर फॉरफिट हो जाता तो हमारी कॉल्ड अप मनी होती 4 + 3 यानी कि 7। ये चीज का जरा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो फाइनली हम लोग जो क्वेश्चन लगा रहे हैं उसमें जो फॉरफीचर हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, फाइनल कॉल पर। तो हमारी कॉल्ड अप मनी क्या होगी, कॉल्ड अप मनी आप ऐसे निकालोगे, 4 + 3 + 2 + 1 यानी 10, कितना आ जाएगा, 10,000। कितना पैसा अलॉटमेंट पर नहीं मिला, 3000 रुपये। आपको दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत थोड़ी है, आपने टेबल में कैलकुलेट कर रखा है। कितना पैसा फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला, 2000। कितना पैसा फाइनल कॉल पे नहीं मिला, 1000। अब बात रही कि कितना पैसा मिला होगा। तो देखिए हमने आपको कल क्या बताया था, जो पैसा आपको मिलेगा ना
जैसे अब तक कौन सा पैसा वो दे चुका है, सिर्फ अलॉटमेंट का दे चुका है। तो पहली बात तो हमने आपको बताया था शेयर फॉरफीचर का जो अमाउंट है वो कैसे निकाला जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। ये देखिए 10 इधर आ रहा है, इधर कितना आ रहा है, 3 + 2 + 1 6 आ रहा है। 3 + 2 + 1 6 आ रहा है, इधर 4,000 रुपए की कमी आ रही है। यही कमी हमारी क्या होगी, फॉरफीचर का अमाउंट होगा। चलिए इसी में मान लीजिए एक और शेयर होल्डर है रोहन। रोहन ने एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया। कंपनी ने उसके पैसे को फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफीट कर लिया। क्या एंट्री बनेगी अगर हमें रोहन के लिए बनानी हो तो? हम शेयर इसके एप्लीकेशन, हाँ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कौन सा अलॉटमेंट। कौन सा पैसा वो नहीं दे पाया, एक तो अलॉटमेंट का नहीं दे पाया है और दूसरा फर्स्ट कॉल का। और हम फाइनल कॉल की बात करेंगे नहीं, तो हम लिखेंगे शेयर फॉरफीचर। टू नंबर शेयर ऑफ शेयर फॉरफीट। नंबर ऑफ शेयर फॉरफीटेड 1000, सॉरी 1000 कह रहे हैं, इसका भी हमने अमाउंट नहीं लिखा है, मान लेते हैं 2000। तो नंबर ऑफ शेयर फॉरफीटेड 2000। कॉल्ड अप मनी कितनी होगी, तो आप ऐसे लोगे कॉल्ड अप 4 + 3 + 2, बस फाइनल कॉल तक जाएंगे ही नहीं। 4 + 3 + 2 9, 9 रुपये आएगा, 18,000। कितना पैसा वो अलॉटमेंट पे नहीं दे पाया, आइए निकाल लेते हैं। 2000 शेयर है, अलॉटमेंट मनी 3 रुपये है, कितना आ जाएगा 6। 2000 × 2 कितना आ जाएगा 4, 6000, 4000। अभी भी पैसा कम पड़ रहा है, देखिए 10,000 आ रहा है, इधर 8,000 की कमी आ रही है। तो कमी कहाँ जाएगी, शेयर फॉरफीचर। ऐसे ही करना है। चलिए आज हम लोग शेयर फॉरफीचर और री इशू पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि शेयर को कैसे फॉरफीट किया जाता है और कैसे री इशू किया जाता है, उससे रिलेटेड टॉपिक को पढ़ेंगे।
चलिए अब इसको नोट करिएगा, जनरल एंट्रीज related to forfeiture and reissue of share. तो ये जो फॉरफीचर का अमाउंट होगा ये हम लोग कैसे निकालेंगे, ये हम लोग बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे। अब हम लोगों को शेयर को री इशू करना है। री इशू ऑफ शेयर। अच्छा, नॉर्मली जो शेयर इशू होता है वो कितने तरीके से हो सकता है? सिर्फ दो तरीके से, एक पार और दूसरा प्रीमियम। लेकिन जो सेकेंड हैंड, अब ये शेयर कौन सा हो गया? सेकेंड हैंड। जब आप शेयर को फॉरफिट कर लेते हैं ना तो ये सेकेंड हैंड शेयर हो जाता है। और इसको री इशू करने के कितने मेथड हो सकते हैं? तीन। पहला एट पार, पहले एट पार आएगा। तो आइए, पार पर जब हम री इशू करेंगे तो क्या होगा? पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। ये पैसा किस चीज का है? शेयर कैपिटल का। एट प्रीमियम।
एट डिस्काउंट। डिस्काउंट। इन तीनों को पहले आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। शेयर को री इशू करने के 3 मेथड, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। नोट करिए इसको फटाफट और नोट करके बताइए हमको फिर हो गया। हो गया सर। हम लोग भी नोट कर रहे हैं, रुके रहो। तू बोला तो सुना था। हो गया सर। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शेयर को हम लोग 3 तरीके से इशू कर सकते हैं, एक पार, एक प्रीमियम और एक डिस्काउंट। फिर से याद रखिएगा एक बात को, हम सेकेंड हैंड शेयर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट हैंड शेयर की नहीं, क्योंकि फर्स्ट हैंड शेयर के लिए डिस्काउंट बैन है, यानी डिस्काउंट पे रिस्ट्रिक्शन लगी है, कोई भी नया शेयर डिस्काउंट पर बिक ही नहीं सकता। हम सेकेंड हैंड शेयर की बात कर रहे हैं, उसके बारे में समझिएगा। जो हमारा सेकेंड हैंड शेयर होता है उसको हम तीनों तरीके से बेच सकते हैं, पार पर भी, प्रीमियम पर भी और डिस्काउंट पर भी। और यहाँ पर आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब हम शेयर को डिस्काउंट पर बेच रहे हैं तो ये देखिए डेबिट साइड में क्या आ रहा है नाम, शेयर फॉर फ्यूचर। जो नुकसान हमारा हो रहा है उसको हम लोग डिस्काउंट नहीं लिखते, याद रखिएगा। जैसे आपने 10 का शेयर 9 रुपए का बेचा तो आपको कितने रुपए का नुकसान हुआ, 1 रुपए का। इस नुकसान को हम क्या कहकर दिखाएंगे मालूम है, शेयर फॉर फ्यूचर लिख करके दिखाएंगे। ये दिख रहा है यहाँ पर शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट किया गया है। तो एक हमारा हो गया शेयर को री इशू करना, पहला था हमारा फॉरफीचर ऑफ शेयर, दूसरा हमारा था री इशू ऑफ शेयर। अब एक घंटे और बढ़ाइए थी। Amount of share forfeiture transfer to capital reserve. Amount of share forfeiture transfer to capital reserve. हो गया नोट इसकी एंट्री। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, ये एंट्री बननी है। हो गया। चलिए अब एक कहानी सुनिएगा पूरी, तब बात समझ में आएगी हम बताना क्या चाह रहे हैं। अभी सबको छोड़िए और एक बात को समझिए जो समझाने जा रहा है।
चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर मोहन की। मोहन के पास एक बुक है, कितने रुपए की? मान लेते हैं इसकी कीमत है 100 रुपए। सोहन उससे खरीदना चाहता है, बट सोहन के पास अभी पूरा पैसा नहीं है। कल वाली कहानी इसको दोहरा रहे हैं फिर से। मोहन के पास एक बुक थी अकाउंटेंसी की, क्लास 11th की, क्योंकि मोहन 12th में चला गया तो उसके लिए अब 11th की बुक इम्पोर्टेंट नहीं है, और सोहन अभी क्लास 11th कॉमर्स में पढ़ने जा रहा है, इसलिए उसको अकाउंटेंसी की बुक चाहिए 11th की। तो उसको पता चलता है कि मोहन के पास वो बुक है, तो मोहन के पास गया और मोहन से पूछा कि आपके पास भैया वो बुक है अकाउंटेंसी की, मुझे चाहिए था। मोहन ने कहा ठीक है तुम मुझसे बुक तो ले सकते हो, बट ये बुक हम बेचेंगे, फ्री में नहीं देंगे। तो सोहन ने बोला भैया अभी मेरे पास पूरा पैसा तो नहीं तो मोहन ने बोला ऐसा करो कोई बात नहीं, तुम मुझे पैसा 4 टुकड़े में दे देना। पहले तुम मुझे 40 रुपए दे देना, ये जून चल रहा है, फिर जुलाई में तुम मुझे 30 रुपए दे देना, अगस्त में 20 रुपए दे देना, और सितंबर में 10 रुपए दे देना। हो गया 100 रुपया। यहां तक बात समझ में आई? मोहन के पास क्लास 11 अकाउंटेंसी की एक बुक है जिसकी कीमत 100 रुपए है। मोहन वो सोहन को बेचता है, वो भी इंस्टॉलमेंट में, यानी वो पैसा पूरा एक बार में नहीं ले रहा है, वो धीरे। अपना ऑडियो म्यूट रखिए, अभी डिस्टर्ब हो रहा है। मोहन ने सोहन को क्लास 11th अकाउंटेंसी की बुक बेची, 100 रुपए की वो बुक है, और उसको इंस्टॉलमेंट में बेचा गया। पहली इंस्टॉलमेंट 40 रुपए की है, दूसरी 30 रुपए की है, तीसरी 20 रुपए की है, और चौथी 10 रुपए की है। ये इंस्टॉलमेंट बनाई गई कि आप पहले 40 रुपए देना, फिर जुलाई में हम आपसे 30 रुपए ले लेंगे, फिर आपसे हम 20 रुपए ले लेंगे, फिर हम आपसे 10 रुपए ले लेंगे। सोहन ने बोला भैया पैसा कैसे देना होगा? तो मोहन ने बोला ऐसा करो अभी तुम मुझे 40 रुपए दे दो और बुक लेकर जाओ, फिर जब जुलाई आएगा तो तुम आ जाना या हम आ जाएंगे, पैसा दे देना, फिर अगस्त में बाकी पैसा दे देना और सितंबर में बचा हुआ पैसा दे देना। सोहन ने कहा ठीक है भैया हम आपको पैसा दे देंगे। पूरी कहानी समझना, ये पूरी स्टोरी बता रहे हैं कंप्लीट वाली। कल हमने आपको बताई थी वो इनकम्प्लीट थी, क्योंकि कल हमने पूरी बात कहाँ बताई थी। अब आज आपको हम पूरी बात बताने जा रहे हैं, पूरा टॉपिक। अब क्या हुआ, सोहन ने जून का पैसा दे दिया, सोहन ने जुलाई का पैसा दे दिया। एक मिनट होल्ड करिएगा। हाँ हेलो,
हाँ, तो हम लोग कहाँ पर थे कि मोहन ने सोहन को क्लास 11th अकाउंटेंसी की बुक भेज दी और इंस्टॉलमेंट 4 बनाई। पहली इंस्टॉलमेंट 40 रुपए की, दूसरी इंस्टॉलमेंट 30 रुपए की, तीसरी इंस्टॉलमेंट 10 रुपए की। उसके बाद ये होता है कि सोहन जो है वो मोहन को पहली वाली इंस्टॉलमेंट दे करके चला जाता है और बुक लेकर के चला जाता है। हुआ ये कि जुलाई आया, उसने जुलाई का पैसा तो दे दिया। जब अगस्त आया तो सोहन आया नहीं पैसा देने के लिए, तो मोहन को लग रहा है सोहन मिस कर गया होगा या किसी वजह से नहीं आ पाया होगा, चलो चलकर ले लेते हैं। मोहन सोहन के घर पहुंचता है और पूछता है कि भाई सोहन आया नहीं पेमेंट करने के लिए, तो पता चलता है कि कोई इन्फॉर्मेशन वहां से नहीं मिल पाती। पता चलता है कि उसके घर के आगे लॉक लगा हुआ है और उसने कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी है कि वो कहाँ गया हुआ है। तो मोहन को लगा हो सकता है किसी अर्जेंसी की वजह से वो बाहर चला गया हो, कोई बात नहीं, वो उसके मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करेगा। मोबाइल नंबर पे कॉल करता है तो पता चलता है कि मोबाइल नंबर कॉल तो जा रही है बट वो रिसीव नहीं हो रही है। उसने एक मैसेज टेक्स्ट करके भेज दिया कि सोहन मेरे पैसे का टाइम हो गया और तुम अवेलेबल भी नहीं हो, तुम कहाँ गए हुए, तुमने कुछ बताया भी नहीं, तुम मुझे पेमेंट कर दो बाकी। कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अगस्त निकल गया, पैसा नहीं मिल पाया। अब ये 20 रुपये। सितंबर आ गया, मोहन ने कहा ये तो काफ़ी लेट होता चला जा रहा है, चलो सोहन को फिर से मिलते हैं। पहुँचता है वहाँ पर, सोहन को काफ़ी इन्फॉर्मेशन पहुँचता है वहाँ पर, नॉक करता है तो उसके घर से कोई निकलता है और कहता है कि सोहन है नहीं, इस समय कहीं गया हुआ है। तो उसने बोला कि इससे पहले भी हमने सोहन को इन्फॉर्मेशन दी थी बट सोहन इससे पहले भी नहीं अवेलेबल था और अभी भी अवेलेबल नहीं है, आखिर है कहाँ। तो इन लोगों ने बोला कि इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। बोला ठीक है, ऐसा करिए, लाइए वो जो बुक हमने सोहन को दी थी, एक बार मुझे उसको देखना है। तो अगर आपके पास हो तो आप लाकर वो मुझे बुक दे दीजिए, देख लें, उसमें कुछ चीज़ें मुझे देखनी, बाकी वो बुक मैं वापस कर दूंगा। तो जैसे ही सोहन की वाइफ सोहन की वो अकाउंटेंसी की बुक लेकर के आती है और मोहन जैसे उसको अपने हाथ में लेता है, उसको लेकर के फौरन वहाँ से चला जाता है और सोहन से कह देता है कि अब उसकी वाइफ से कह देता है कि अब सोहन से कह दीजिएगा कि अब उसको पैसे देने की जरूरत नहीं, क्योंकि बुक हम लेकर के जा रहे हैं। बुक लेकर के गया और बुक पे सोहन का क्योंकि नाम लिखा हुआ था, उसने सोहन का नाम कट कर दिया। इसको कहते हैं कैंसिल करना। अब उससे उसका मालिकाना हक हटा दिया गया। अच्छा, सोहन बाद में पता चला तो वो मोहन के पास आया और बोला कि तुमने मेरी बुक ले ली और तुम्हें बुक लेना ही तो ले लो, लेकिन मेरा बाकी जो पैसा जितना हम दे चुके वो वापस करो। मोहन ने बोला नहीं, ये पॉसिबल नहीं, ये हमारे रूल में नहीं है, क्योंकि हमने तुम्हें बेचते वक्त भी ये बात बता दी गई थी कि अगर तुम पैसा देने में फेल होगे तो जितना पैसा तुम जमा करोगे सारा पैसा तुम्हारा जब्त हो जाएगा, यानी सारा पैसा हम अपने पास रख लेंगे। और वही हुआ। सोहन पैसा नहीं दे पाता है तो मोहन उसके 40 रुपए और 30 रुपए जो पैसे पा चुका था उसको वो अपने पास जमा कर लेता है। और ये हो गया मोहन का एक तरह का प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को हम क्या नाम देंगे? किस तरह का प्रॉफिट है? शेयर को फॉरफीट करने का प्रॉफिट है। इसका नाम रहेगा शेयर फॉर फीचर। इसको प्रॉफिट लिखेंगे नहीं, इसका बस नाम रहेगा शेयर फॉर फीचर। अच्छा, तो यहाँ तक हमने आपको कल बताया था। अब आज आगे की कहानी सुनिए। क्योंकि सोहन के पास बुक वापस आ गई, अब ध्यान से समझना आगे की स्टोरी। क्योंकि सोहन के पास बुक वापस आ गई है तो मोहन के पास एक बुक वापस आ गई है, तो मोहन के पास एक ऑप्शन अवेलेबल हो गया है कि मोहन चाहे तो इस बुक को रीसेल कर सकता है, वापस से इसको रीसेल कर सकता है। कितने में वो रीसेल करेगा? चलिए, अच्छा ये बताइए पहले कि इस बुक को फॉरफिट करने में कितना कमाया है? 70 रुपए। 70 रुपए। ये याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। अब सुनिएगा, अब मोहन को ये बेचना है तो ये पैसा तो इसके पास एक्स्ट्रा आ गया है और मोहन वापस से इस बुक को बेचना चाहता है। तो बेचने के कितने ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि अब बुक तो सेकंड हैंड हो गई? 3। या तो वो इस बुक को जितने की है उतने की बेच देगा। कितने की है वैसे? ये 100 रुपए। अगर 100 की बुक 100 में बिक गई तो इसको बोलेंगे शेयर इशूड एट पार। या तो वो इस बुक को इससे महंगी बेचेगा, 120 की, 130 की, उसको क्या बोलेंगे? प्रीमियम। या तो इस बुक को वो सस्ती बेचेगा। सस्ती का मतलब 100 की है 90 में, 100 की है 80 में, 100 की है 60 में, 100 की है 50 में, 100 की है 40 में। कितना नुकसान? 100 की है 30 में, 100 की है 20 में।
कितने में बेच सकता है, कितना सस्ता बेच सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है बोर्ड का। महंगा कितना बेच सकता है? नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, जितना मन करे उतना महंगा बेचो। क्यों? क्योंकि महंगे बेचने के लिए आपके अंदर उतनी काबिलियत होनी चाहिए, वरना महंगा आप बेच के भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपसे खरीदने वाले लोग नहीं मिलेंगे। सस्ता कितना बेच सकते हैं बताइए? क्या 90 रुपए का बेच सकते हैं? सर जैसी कंडीशन होगी बुक की। चलिए मान लीजिए 90 का बेचेंगे तो कितने रुपए का लॉस होगा? 100 रुपए से जोड़िएगा सब। 10 रुपए। 10 रुपए का लॉस 10 होगा। रुपए। बेच सकते हैं आराम से। यस सर। अब एक चीज हम आपको पहले समझा दें, याद रखिएगा, ये रूल है, ये पूछेगा, ये मैं क्वेश्चन आपको बताएंगे जो बोर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बहुत बार रिपीट किया है, काफी बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन पहले सुन लीजिएगा, पहले टॉपिक समझ लीजिए। मेरा टॉपिक क्या है? हम सेकेंड हैंड शेयर को मैक्सिमम कितना डिस्काउंट पर बेच सकते हैं, और मेरा जवाब सुनिएगा, पहले जो रिप्लाई है वो सुनिएगा। हम सेकेंड हैंड शेयर को उतना सस्ता बेच सकते हैं जितने नुकसान की हम भरपाई कर सकते हैं। अब भरपाई कैसे होती है सुनिए, इन सबको एक साइड में रखिए। हम उतना नुकसान केवल सह सकते हैं जितना हमने उसको छीन करके कमाया है। ये बताइए, हमने इस शेयर को छीन करके कितना कमाया है? 70 रुपए। तो हम 70 रुपए तक का नुकसान सह सकते हैं। 70 रुपए से 1 रुपए की भी अगर ज्यादा नुकसान होगा तो हम नहीं सह पाएंगे। यानी कि हम 100 रुपए वाला शेयर 90 का बेचना चाहें तो बेच सकते हैं आराम से, क्योंकि मेरा कितने का नुकसान हो रहा है? 10 का। नहीं तो मेरा कितने रुपए का नुकसान हो रहा है? 10 रुपए का। तो क्या हम इसको बेच सकते हैं आराम से, क्योंकि इसकी रिकवरी हो सकती है। हम मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं? याद रखिएगा, मैक्सिमम उतना डिस्काउंट 70 रुपए। मैक्सिमम उतना डिस्काउंट दिया जा सकता है जितना हमने शेयर को छीन करके कमाया है। ये तो मेरी एक्स्ट्रा मनी है ना। अब सुनिए पहले ध्यान से। मोहन ने जब सोहन से ये शेयर को छीना, तो यानी इस बुक को छीना, तो मोहन ने इस बुक से कितना पैसा कमाया? 70 रुपए कमाया। 70 रुपए। अब मोहन ने सोचा कि चलो इसको गुल्लक में डाल दें, लेकिन नहीं, मोहन रुक गया कि नहीं अभी गुल्लक में नहीं डालेंगे। तो सोचा, पूछा उससे गया कि क्यों नहीं डाल रहे हो गुल्लक में? तो कह रहा है ये पैसा हम जेब में रखे रहेंगे अभी, और हम जा रहे हैं ना पहले इस किताब को वापस बेचने। अगर ये किताब महंगी बिक गई तो ठीक है, जितने की है उतने की बिक गई, ठीक है। अगर ये किताब सस्ती बिकी तो इसी फायदे में से हम पैसा निकाल करके उसकी रिकवरी करेंगे, और जब नुकसान की भरपाई हो जाएगी तो उसके बाद भी अगर पैसा बचेगा तो उसको हम गुल्लक में रख देंगे। उस गुल्लक का नाम है कैपिटल रिजर्व। गुल्लक का नाम क्या है? कैपिटल रिजर्व। सुनिएगा भी ध्यान से। तो या आप बताइए, ये जो मोहन है वो कितनी सस्ती बुक बेच सकता है? नहीं, मैक्सिमम इस बुक पे कितना डिस्काउंट दे सकता है जितना इसने इस बुक को छीन करके कमाया है? कितना छीन करके कमाया? यानी 70 रुपए तक का डिस्काउंट दिया जा सकता है। अब सुनिएगा ध्यान से जो बताने जा रहे हैं। यानी अगर 100 वाला, अब आप बताइएगा, रिप्लाई करिएगा कि कहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। अगर 100 वाली किताब 90 की बेचेंगे तो क्या बेच सकते हैं आराम से? क्यों? क्योंकि इस 10 रुपए के नुकसान की भरपाई की जा सकती है, क्योंकि हमने कितना कमाया है? 70। इस 100 रुपए वाले बुक को हम 80 का बेच सकते हैं आराम से, क्योंकि अभी भी कितना नुकसान हो रहा है? 20 रुपए का। इसकी भी भरपाई हो सकती है। इस 100 रुपए वाले शेयर को हम 60 का बेच सकते हैं। कितना नुकसान हो रहा है? 10। क्या हम 40 रुपए की भरपाई कर सकते हैं? हमने 70 रुपए कमाया और 40 रुपए तो हम आराम से भर सकते हैं। क्या हम इस 100 रुपए वाले शेयर को 50 का बेच सकते हैं? आराम से बेच सकते हैं, क्योंकि अभी भी मेरे पास कितने रुपए का प्रॉफिट है? 70। क्या हम इस 100 रुपए वाले शेयर को 40 का बेच सकते हैं? आइए देखते हैं कितना नुकसान हो रहा है। 60 रुपए बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते? बेच सकते हैं? यस सर। क्या इस 100 रुपए वाले शेयर को हम 30 का बेच सकते हैं? बेच सकते हैं। यस सर। लेकिन याद रखिएगा, अब मेरा पूरा पैसा नहीं खत्म हो चुका है। क्या हम इस 100 रुपए वाले शेयर को 20 रुपए का बेच सकते हैं? नो सर। नहीं। क्या हम इस शेयर को 29 रुपए का बेच सकते हैं? आइए, अगर 29 का बेचें तो कितना नुकसान होगा जरा देखते हैं। 71 रुपए का बेच सकते हैं? नो सर। क्या हम इसको जो है 28 रुपए 25 रुपए का बेच सकते हैं?
नो सर। 25 रुपए का बेचेंगे तो कितना नुकसान होगा बताओ? 75 रुपए का। क्या हम 75 रुपए की भरपाई कर सकते हैं? नहीं। भरपाई सिर्फ कितने रुपए की कर सकते हैं? 70 रुपए। यानी हम 70 रुपए मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। अब सवाल क्या है, देखिए एक मिनट फिर से स्क्रीन शेयर करते हैं। काफी फेमस क्वेश्चन है। व्हाट इज द, आप देखिएगा अभी, अब आपके यहाँ जब पेपर होगा ना तो आपके क्वेश्चन जरूर मिलेगा। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑफर बाय कंपनी at the time of reissue of share? क्वेश्चन समझ में आया? कंपनी कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकती है री इशू करते वक्त? आंसर क्या होगा? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट depend upon the amount credited in share forfeiture। वही पैसा जो हम छीन कर कमाते हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट डिपेंड अपॉन द अमाउंट क्रेडिटेड इन शेयर फॉरफीचर। कितने रुपए से हम शेयर फॉरफीचर को क्रिएट कर रहे हैं, अभी हम समझाते हैं टॉपिक क्या बताना चाह रहे हैं। आप इसका आंसर नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक चीज समझ में आपको आई, महंगा कितना भी मन करे बेचो, लेकिन सस्ता कितना बेच सकते हैं? केवल उतना ही सस्ता बेच सकते हैं जितना हमने उसको छीन करके कमाया है। अब ये भी सुन लीजिए, अगर हमने शेयर को 100 रुपए का है 90 का बेचा तो कितने नुकसान में बेचा? 10 रुपए। तो हमने कमाया कितना है उससे? 70। अगर हम 70 में से 10 रुपए नुकसान निकाल लेंगे तो मेरे पास अभी भी कितना बच जाएगा प्रॉफिट? 8 रुपए। याद रखिएगा, छीनने के बाद और बेचने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा वो रोका नहीं जाएगा। एक एंट्री बनाना कंपलसरी है, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ये वाली एंट्री। पहले आप शेयर को फॉरफिट करेंगे, फिर री इशू करेंगे, और री इशू करने के बाद जितना पैसा बचेगा, अगर 100 रुपए में आपने 30 रुपए नुकसान का निकाल लिया, मान लीजिए 70 रुपए में अगर आपने 30 रुपए नुकसान का निकाल लिया तो आपका बचा 40 रुपए। तो आपको पूरा 40 रुपए कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा? कैपिटल रिजर्व में। याद रखिएगा, ये एंट्री बनाना जरूरी है, कंपलसरी है। चलिए, और सर अगर नहीं बचेगा तो नील एंट्री मत बनाओ, और अगर बना चुके हो एंट्री फिर अमाउंट बाद में कैलकुलेट कर रहे हो तो नील लिख देना, और नहीं बनाए हो तो नहीं बनाओगे एंट्री। और नेगेटिव तो आएगा नहीं। नेगेटिव क्यों आएगा? क्योंकि हमने आपको पहले बताया नेगेटिव इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि आप उससे ज्यादा डिस्काउंट देंगे ही कहाँ? देंगे क्या उसके ज्यादा डिस्काउंट? नो सर। क्लियर है? अब आगे बढ़ रहे हैं। सर कैपिटल रिजर्व की डेफिनेशन बता दीजिए। कैपिटल रिजर्व की डेफिनेशन, दैट रिजर्व which is created out of abnormal profit, that reserve which is created out of abnormal profit। वो रिजर्व जो एबनॉर्मल प्रॉफिट से क्रिएट किया गया है उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व कहते हैं। द रिजर्व which is created out of abnormal profit, जिस रिजर्व को हम एबनॉर्मल प्रॉफिट से क्रिएट करते हैं उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व कहते हैं। अब जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आपने जो कल पढ़ा वो बहुत अधूरा पढ़ा है। वो तो आपने 10% चीजें पढ़ी। आज जो आप पढ़ेंगे, आप आज 100% चीजों को पढ़ेंगे। मीन्स आज हम लोग फॉरफिट भी करना सीखेंगे,
आज हम लोग उसको री इशू करना भी सीखेंगे और आज हम लोग उसको कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करना भी सीखेंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना। अभी आप म्यूट कर रहिएगा, अपना ऑडियो ऑन मत करिएगा, क्योंकि अभी हम कुछ समझाने जा रहे हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करिए, क्योंकि अभी आपके बोलने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी आपको सिर्फ सुनने की रिक्वायरमेंट है। तो आपसे रिक्वायरमेंट आपकी सुनने की, केवल सुनिए। 3 चीजें बनेगी फॉरफीचर वाले केस में। पहले हम शेयर को छीनेंगे, फिर शेयर को बेचेंगे, फिर प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे। हमने 3 एंट्री आपको सिखाई है। पहले शेयर को फॉरफीट किया जाएगा। चलिए एक बार एंट्री पे एक नजर दौड़ा लेते हैं कि क्या क्या एंट्री हमने आपको बताई है। पहले शेयर को छीनेंगे, ये रही छीनने की एंट्री। फिर शेयर को बेचेंगे, ये है देखिए उसको बेचने की एंट्री। छीन लिया, अभी बेचने की एंट्री है। तो बेचने का 3 केस है, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। और बेचने के बाद रुकना नहीं है, बेचने के बाद जो पैसा बचेगा आपका वो ट्रांसफर कहाँ होगा? कैपिटल रिजर्व में। उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है आपको करना, कि आज आप इस क्वेश्चन की जरूर से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन की अगर आप आज प्रैक्टिस कर पाएंगे तभी। ये बोर्ड के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आप ये पढ़कर जा रहे हैं तो कभी कभी बोर्ड इंडिविजुअल ये क्वेश्चन ही पूछ लेता आपसे। चलिए हम एक पहले सिंगल क्वेश्चन आपको टेबल के थ्रू समझाते हैं, उसके बाद हम आपको आज पूरा एक क्वेश्चन बताएंगे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी सिर्फ ध्यान दो कि हम कैसे क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। हमने लिख दिया शेयर अलॉटेड, हमने लिख दिया एप्लीकेशन मनी का अमाउंट, और एप्लीकेशन का मनी का अमाउंट हम मान लेते हैं 4 रुपीज। अलॉटमेंट 3 है, फर्स्ट कॉल 2 है, और हमारी जो फाइनल कॉल है डेट इज 1 रुपये है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, राम है, पूरी कहानी यहाँ बताने जा रहे हैं। राम के पास 1000 शेयर था। राम एप्लीकेशन का पैसा दे चुका है, अलॉटमेंट का नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, फाइनल कॉल का भी नहीं दिया। मतलब राम ने ये तीनों पैसा नहीं दिया। कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि हम इसके शेयर को फाइनल कॉल के बाद छीन लेंगे। चलो छीन लिया, कोई बात नहीं। छीनने के बाद कंपनी ने बोला कि भाई हम इसके शेयर को मार्केट में री इशू करेंगे 8 रुपए का, एज फुल्ली पेड। हर एक टर्म्स इंपॉर्टेंट है। ये जो वर्ड लिखा है ना, अभी इसका वैल्यू बताएंगे आपको कि ये गायब रहेगा तो क्या होगा। चलिए अब आपको क्वेश्चन बनाना ये मेरा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन लगाना है, आपको सिर्फ ध्यान देना है। चलिए देखिए आज इसको आपको लगाना है कैसे भी करके। ये लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए, फिर आपको लगाने में आएगी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम। बट अगर आप शुरू से लगा रहे हैं, आप साथ में अब तक हमारे कंटिन्यू हैं, कनेक्ट हैं, तो अभी आपको धीरे धीरे दिक्कत आएगी ही। चलिए ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या है। राम के पास 1000 शेयर था। राम अलॉटमेंट का नहीं दे पाया, फर्स्ट कॉल का नहीं दे पाया, और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पाया। तो चलिए पहले फॉरफीट कर लेते हैं। फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है, कल ही आपने सीखा है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फॉरफीचर में हमेशा शेयर कैपिटल डेबिट होती है, फिर 2 करके उसका नाम लिखा जाता है जिसका पैसा इस राम ने नहीं दिया है। तो राम ने, आप देख रहे हैं आपके सामने, अलॉटमेंट का नहीं दिया है, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया है, फाइनल कॉल का नहीं दिया है। 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फाइनल कॉल। और जो पैसा उसने दे दिया है उसका नाम नहीं लिखा जाता, उसकी जगह पे हम लोग लिखते हैं शेयर फॉरफीचर। और ये जो शेयर फॉरफीचर का अमाउंट है ना, ये हम लोग कैसे निकालेंगे, बैलेंसिंग फिगर से। चलिए अब जरा देखते हैं
हम लोग कितना शेयर फॉरफिट करने जा रहे हैं? 1000। राम के पास 1000 शेयर है ना, तो 1000 छीनेंगे। फॉरफिट करना मतलब छीनना। हम 1000 शेयर छीनने जा रहे हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे 1000 इनटू कॉल्ड अप मनी। कॉल्ड अप मनी का मतलब हमने आपको बार बार बताया है, शेयर जिस टाइम आप छीन रहे हैं वहां तक कितना पैसा हुआ। देखिए 4 + 3 + 2 + 1 सब जोड़कर कितना हो रहा है? 10। अगर यही शेयर फर्स्ट कॉल पे छीनते तो होता 4 + 3 + 2 9 रुपए। अगर यही शेयर अलॉटमेंट के टाइम छीन लेते 4 + 3 रह जाता, यानी 7 रह जाता। चलिए यहाँ कितना आ जाएगा? 10,000। ये राम ने अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं दिया, ये कैलकुलेट कर लेते हैं। 1000 पर उसने 3 रुपया नहीं दिया है, तो मल्टीप्लाई कर दो। 1000 शेयर है और एक शेयर पर उसको 3 रुपया देना था, तो 1000 शेयर पर उसको कितना देना रहा होगा? 3000। 1000 शेयर है और एक शेयर पर उसको 2 रुपये देना है, डेट मीन्स कि 2000। 1000 शेयर है और हर शेयर पर उसको 1 रुपीज़ देना है, यानी कि 1000। याद रखिएगा, अलॉटमेंट पे 3 नहीं दिया, फर्स्ट कॉल पे 2 नहीं दिया, फाइनल कॉल पे 1 नहीं दिया। 3000, 2000, 1000, टोटल कितना हो गया? 6000। बराबर नहीं हो रही एंट्री, इस तरफ आ रहा है 10,000 और इस तरफ टोटल आ रहा है 6000। इस तरफ कमी आ रही है 4000 की। कमी का नाम क्या होगा? शेयर फॉरफिचर। कैसे निकाला हमने? बैलेंसिंग फिगर से। यहाँ तक तो आपने कल ही सीखा था। आज हम आपको नया क्या सिखाने वाले हैं? आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि हम री इशू कैसे करेंगे। री इशू करने की जो एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना शेयर री इशू कर रहे हैं? सारे। देखिए देखा ना, शेयर री इशू हो रहा है कितने रुपए में? 8 रुपए में। कितने रुपए में? 8 रुपए में। याद रखिएगा 8 रुपए में री इशू हो रहा है। या ऐसा करते हैं ना, हम यहाँ पे इसको 10 लिखते हैं, पहले तो समझाना है ना। यहाँ पे हम पहले 10 कर लेते हैं, 10। फिर एक ये केस 1 मान लेते हैं, केस 2 में हम लिख देंगे 8 रुपीज़, और केस 3 में हम लिख देंगे 12 रुपीज़। देखो ध्यान से, कितने में बेचना है? पहला वाला केस, पहला केस पढ़ो। कितने में बेचना है? 10 रुपए में। 10,000। बहुत ध्यान देना एक चीज अब जो बताने जा रहे हैं, बड़ी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो बताने जा रहे हैं। ये क्या है? शेयर कैपिटल। कितना शेयर है? 1000। इनटू किससे करेंगे? बहुत बड़ा सवाल है। अब सुनिए ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा ये लाइन। अगर री इशू करते वक्त फुल्ली पेड लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर री इशू करते वक्त फुल्ली पेड लिखा है तो आप शेयर की टोटल वैल्यू लिखेंगे। टोटल वैल्यू शेयर की कितनी थी? 10। 4 3 2 1 कितनी हुई? 10। तो आप यहाँ कितना लिखोगे? अगर क्वेश्चन में फुल्ली पेड लिखा है तो एक शेयर कितने का है वो लिखोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे। देखिए दोनों तरफ बराबर हो गए, कोई नुकसान नहीं हुआ कंपनी को। 10,000 का शेयर था, 10,000 का बिक गया, देयर इज नो लॉस, कोई लॉस नहीं हुआ। अच्छा, तो दूसरा सवाल, क्या अगर फुल्ली पेड नहीं लिखा रहता तो कुछ फर्क पड़ सकता था? सुनिएगा, अगर फुल्ली पेड लिखा है तो यहाँ पे कौन सा अमाउंट लिखेंगे? अगर फुल्ली पेड लिखा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे पूरा 10। अगर 10 का है तो 10, 50 रुपए वाला शेयर है तो 50, 100 का शेयर है तो 100। अगर फुल्ली पेड नहीं लिखा है मान लीजिए, तो आप यहाँ 10 मत लिखना। तब यहाँ पर कौन सी वैल्यू लेंगे समझना ध्यान से, मेरा एरो जो है वो बताएगा। अगर फुल्ली पेड नहीं लिखा है तो आप यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी, यहाँ पर अगर यहाँ 10 रहेगा तो 10 लोगे, यहाँ 9 रहेगा तो 9 लोगे,
यहाँ 6 रहेगा तो 6 लोगे। ध्यान देना, जब भी शेयर रीइश्यू होगा ये जरूर पढ़ना कि उसने फुल्ली पेड दिया है कि नहीं। अब हम जितना क्वेश्चन कराएंगे ये आपसे बार बार पूछेंगे, फुल्ली पेड दिया है या फुल्ली पेड नहीं दिया। अगर फुल्ली पेड दिया है पूरा 10 लिखो, फुल्ली पेड नहीं दिया है तो वो लिखो जो आपने छीनते वक्त यहाँ पर शेयर कैपिटल में दिखाया था। 10 दिखाया तो 10 लिखना, 6 दिखाया तो 6 लिखना, 9 दिखाया तो 9 लिखना, 4 दिखाया था तो 4 लिखना। जो यहाँ होगा वही आपको वहां पर दिखाना पड़ेगा, तब जब फुल्ली पेड नहीं दिया रहेगा। अब आगे आएगा तो बात करेंगे, अभी और डीप में जाएंगे, अभी तो बहुत बेसिक पे हम आपको सिखा रहे हैं। शेयर बिक गया, छीन भी लिया आपने, बेच भी दिया। अब एक काम बचा हुआ है, जरूरी है। अगर आपने शेयर छीना है तो जाहिर सी बात है कि आपने कमाया है। शेयर को छीन कर कितना कमाया? 4,000। यही कमाई को तो हम क्या कहते हैं? शेयर फॉरफीचर। शेयर छीना, कितना कमाया? 4,000। बेचकर कितना गवा दिया, यानी कितना नुकसान हो गया? 1 रुपए भी नहीं, नील, कोई लॉस नहीं हुआ। कितना पैसा आपके पास बचा है प्रॉफिट का? प्रॉफिट का कितना पैसा आपके पास बचा है अगर आपको बेच? 4,000। आपने शेयर को छीना, कितना कमाया? 4। आपने बेचा, कितना गवा दिया? नील, कुछ गवाया ही नहीं ना। तो कितना बचा है? 4,000। पूरा 4। देखिए 4,000 माइनस नील। अगर आप 1,000 गवा देते तो 1,000 घटा करके दिखाते। अगर आप 2,000 गवा देते तो 2,000 घटा करके दिखाते। 4,000। चलिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, और होगी भी नहीं। अगर आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ रेगुलर तो दिक्कत होगी ही नहीं। और अभी तो शुरुआत हुई है, अभी और क्वेश्चन लगाने दीजिए, और प्रैक्टिस होगी, और ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे हम लोग। चलिए, अब हम फिर से क्वेश्चन लिख रहे हैं और फिर से हम समझाना चाह रहे हैं कुछ क्वेश्चन, और एक बार फिर से हम चाहते हैं कि आप इस क्वेश्चन को देखिए, फिर हम आगे शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा अच्छे से क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं ताकि आप उसको अच्छे से देख लीजिए। आज इसमें हम लोग का पूरा टाइम जाएगा, हम लोग को ये समझने में। पूरा नहीं बताएंगे तो क्वेश्चन नहीं दे पाएंगे आज आपको लगाने के लिए, और आप क्वेश्चन देना है लगाने के लिए। नेशनल इनकम की नोट्स बस तैयार होने वाली है, आज कल में अपलोड करेंगे हम, आज ही अपलोड कर देंगे। नेशनल इनकम की नोट्स हमने तैयार करवा लिया है, टाइप हो गई है। जो इशू आ रहा था उसमें, जो एरर आ रहा था वो हमने सही करवा दिया है। बाकी जो छोटा मोटा एरर आएगा बताइएगा, हम उसको करेक्ट करते रहेंगे फिर। तो नेशनल इनकम की नोट्स आपको दे देंगे, काफ़ी इजी नोट्स हैं, उसी नोट्स को प्रेफर करिए, और ना बुक को प्रेफर करिए ना कुछ और प्रेफर करिए। जो दिया जा रहा है बस उतना प्रेफर करिए। उतना जब पढ़ लीजिएगा तब हमको बताइएगा कि हम इतना पढ़ लिए, तब हम आपको बताएंगे और क्या पढ़ना। पहले उतना पढ़ लीजिए। हम लोग को बस शौक होता है कि नई नई किताबें खरीद लें, नया नया सैम्पल पेपर खरीद लें, तो ये खरीद लें, तो घबराहट तो ऐसे होने लगती है कि बस हम सब लेके पढ़ ही लेंगे। पहले उतना कंटेंट कंप्लीट कर लीजिए जितना हम दे रहे हैं, उसके बाद बात करेंगे। चलिए, राहुल के बारे में बात करते हैं। नाम तो सुना ही होगा। राहुल के पास 2,000 शेयर है। सुनिएगा ध्यान से। राहुल ने एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का नहीं दिया, या मान लेते हैं अलॉटमेंट का दे चुका है। फर्स्ट कॉल का नहीं दिया और फाइनल कॉल का नहीं दिया। कंपनी ने कहा भाई हम इनके शेयर को फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट कर लेंगे। फॉरफिट करने तक रुक जाती कंपनी तो बड़ा अच्छा था, लेकिन कंपनी ने कहा कि हम इस शेयर को री इशू करेंगे। देखिए केस आ गया। पहला केस, ₹9 एज फुल्ली पेड, ₹10 एज फुल्ली। इसको 10 कर दीजिए, नीचे वाले को 9 कर दीजिएगा, सीक्वेंस नहीं खराब होगा आपका। इसको 9 कर लेते हैं।
$2000 शेयर है, 10 रुपए वाला है, फुल्ली पेड। जितने का है हम उतने में बेच रहे हैं। 9 का बेचेंगे, फिर 12 का बेचेंगे। चलिए, बेचने का 3 केस है, तो कोई बात नहीं, पहले हम लोग फॉरफिट तो कर ले, फिर बेचने की बात करेंगे। आइए, फॉरफिट करने की एंट्री, और ध्यान से देखना एक एक चीज। क्लास बिल्कुल कोशिश किया करिए छोटे नहीं, क्योंकि आपका नुकसान हो जाता है। और आप याद रखिए, पहली प्रेजेंटेशन और दूसरी प्रेजेंटेशन में बहुत फर्क आ जाता है। जो चीज़ पहली बार बताई जाती है उसका मज़ा अलग होता है, जो चीज़ दूसरी बार बताई जाती है उसको मज़ा अलग हो जाता है। थोड़ा डिफरेंस तो आपको मिलेगा ही। चलो, अब ज़रा देखना ध्यान से जो हम बताने जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं शेयर को फॉरफिट करने। फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर उसका नाम जिसका पैसा नहीं मिला। कौन कौन सा पैसा नहीं मिला भाई? एक तो फर्स्ट कॉल का नहीं मिला है, दूसरा फाइनल कॉल। कितना नहीं मिला है? 2000 पर 2, 4000 ये नहीं मिला है, 2000 पर 1, 2000 ये नहीं मिला। चलो यहाँ पे लिखना शुरू करो, शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि हम उसी का नाम लिखते हैं जिसका पैसा हमको नहीं मिला। देन शेयर फाइनल कॉल, और जो पैसा हमको मिल चुका है उसके लिए हम लिखने वाले हैं शेयर फॉरफीचर। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, कितना शेयर फॉरफिट करने जा रहे हैं? 2000 इनटू कॉल्ड अप मनी, इनटू कॉल्ड अप मनी 10। 10 क्यों ले लिया भाई? सीधी सी बात है, शेयर कहाँ पे फॉरफिट हो रहा है? यहाँ पे। कॉल्ड अप मनी कितनी होगी? तो 4 + 3 + 2 + 1 पूरा 10। थोड़ा पहले फॉरफिट कर लेते तो कम हो जाती। कितना पैसा फर्स्ट कॉल का नहीं दे पाए? 4000। और कितना पैसा फाइनल कॉल का नहीं दिए? 2। 4000 भाई फर्स्ट कॉल का नहीं दे पाए हैं, 2000 फाइनल कॉल का नहीं दे पाए। तो कितना पैसा मिला होगा ये हम क्यों कैलकुलेट करें, हम तो बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे। 20,000 में 6000 माइनस कर दो, 40,000। 14,000 यस सर। कैसे आएगा? बैलेंसिंग फिगर से। ये कॉमन एंट्री होगी। अब री इशू करने का केस देखो, 3 केस है, 1 2 3। और बिना री इशू किए हम पैसा कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर भी नहीं सकते। अब हम जा रहे हैं री इशू करने। कितने में री इशू हो रहा है? पहला वाला केस बताओ। 10। पहला वाला केस 10। 10 as fully paid. ठीक है, एक मिनट के 11 वाला विदाउट टाइम कुछ हाँ, तो देखिए पहला वाला शेयर कितने का बिक रहा है? 10 का। फुल्ली पेड लिखा है? यस सर। फुल्ली पेड लिखा होना और ना लिखा होना ये भी क्वेश्चन बाद में बताएंगे, पहले आप सिंपल वाला सीख लो। अच्छा, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? इसको री इशू करने जा रहे हैं। री इशू करना है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना शेयर री इशू करने जा रहे हैं? 2000। कितने में इशू करने जा रहे हैं? देखिए अभी आप केस नंबर 1 पढ़ रहे हैं, कितने में इशू करने जा रहे हो? 10 में। यहाँ कितना लिखोगे? 10। फिर से वही काम की बात, यहाँ क्या करें, किससे मल्टीप्लाई करें? सुनिएगा, क्या आपके क्वेश्चन में फुल्ली पेड दिया है? ये लाइन है कि नहीं है?
अगर ये लाइन है तब आपको क्या लेना है मालूम है? टोटल वैल्यू ऑफ शेयर, और शेयर की टोटल वैल्यू कितनी दिख रही है? 4 3 2 1। कितना लेंगे यहाँ? 10। म्यूट करिए अपना ऑडियो। यहाँ पे कितना लेंगे हम लोग? 10। कोई लॉस नहीं हुआ, देखिए 10 और 10 बराबर हो गया। लॉस होगा तो यही पता चल जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पे फुल्ली पेड वहाँ नहीं दिया होता तो यहाँ क्या लिखते? तो आपको हमने क्या बताया था, अगर ये नहीं दिया रहेगा तो ये वाला कॉपी करेंगे। अब यहाँ 9 रहेगा तो 9 करना कॉपी, 8 रहेगा तो 8 करना, बट अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। आज आप सिंपल क्वेश्चन समझ लो। चलिए अब क्या करा जाए। अब जो पैसा हमने कमाया है, आपको बताया ना बेचने के बाद आपको एक काम करना पड़ता है। जो पैसा आपने कमाया है, यानी ये जो शेयर फॉरफीचर आपका क्रेडिट है, अब ये पैसा जा रहा है, तो पैसा जाएगा तो कहाँ दिखाएंगे इसको? डेबिट में। और पैसा जा किसके पास रहा है? कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व। फिर से एक सवाल करेंगे, हमेशा कैपिटल रिजर्व में वो पैसा भेजा जाता है जो पैसा बच जाता है। आपने कितना कमाया? 14। और आपने यहाँ पे कितना गवाया? नील। एक भी नहीं। एक भी रुपया आपने नहीं गवाया। कमाया 14, गवाया 0, तो बचाया कितना? पूरा ट्रांसफर हो गया। अभी देखिए हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताएंगे तो कम हो जाएगा अमाउंट। वो बीसी वाला ही बताने जा रहा है। ये आपका केस नंबर 1 था। अब हम केस नंबर 2 देखते हैं क्या लिखा है। इस बार ये मानकर लगाओ कि शेयर को कितने का बेचना है? 9 रुपए का। आइए 9 रुपए का बेचते हैं। केस नंबर 2, बेचने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना शेयर बेच रहे हैं? 2000। अब कितने बेच रहे हैं? 9 में कितना होगा? 18। अब सुनना ध्यान से, यहाँ कितना लिखोगे? ये ऐसे थोड़ी पता चलेगा। इसके लिए देखना पड़ेगा क्या आपकी लाइन में फुल्ली पेड था? यस सर है फुल्ली पेड? यस सर। अगर फुल्ली पेड है तो कितना लोगे? पूरा पूरा 10 लिया जाएगा। यहाँ पे कितना लेंगे आप? पूरा 10। कितना हो जाएगा? 20,000। 20। अब देखो डिफरेंस आने लगा, नुकसान हो रहा है ना। 9 रुपए का बेचा है और था कितने का? 10 रुपए का। तो आपको कितने रुपए का नुकसान हो रहा है? 1 रुपए का नुकसान हर शेयर पर हो रहा है। यानी आपको टोटल नुकसान कितने रुपए का हो रहा है? देखिए बैलेंसिंग फिगर 2,000। इस नुकसान को क्या लिखेंगे? शेयर फॉर फीचर। क्यों डिस्काउंट क्यों नहीं लिख देंगे? इसलिए नहीं लिखें क्योंकि डिस्काउंट कहाँ आप दे रहे हैं? आप जो कमाए थे उसी में से कवर कर रहे हैं ना, अलग से तो कोई डिस्काउंट दे नहीं रहे। यस सर। क्योंकि शेयर को बेच करके जो नुकसान होता है उस नुकसान की भरपाई तो हम फॉरफीचर से करा ले रहे हैं ना, तो डिस्काउंट कहाँ हुआ ही? कंपनी को कोई लॉस नहीं हो रहा है 1 रुपए का भी। कंपनी ने तो पहले से एक्स्ट्रा पैसा कमा कर रखा हुआ है ना। यस सर। अब देखिए री इशू करेंगे तो क्या होगा? री इशू हो गया। अब एक काम और करना है, जो प्रॉफिट आपका बचा है उसको ट्रांसफर करना है कैपिटलिज्म। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। कैसे निकालेंगे? कितना कमाया ऐसे निकालोगे। कितना कमाया? देखो कितना कमाया? 14,000। 14,000। कितना गवाया? 2,000। हाँ कितना गवाया? गवाया देखिए ये है 2,000।
कमाने में से गंवाने वाला अमाउंट निकाल दो, जो बच गया वो ट्रांसफर कर दो। क्लियर? Yes. अब तीसरा वाला केस भी देखो। ये में एक क्वेश्चन और बताएंगे, तब जाकर के आपको आएगा, और आज इसकी प्रैक्टिस करिएगा, तब हम कल इससे टफ क्वेश्चन बताएंगे, जिससे थोड़ा टफ जो क्वेश्चन बनता है। केस नंबर 3 देखो क्या है, क्या बता रहा है केस नंबर 3। इस बार ये मानकर लगाओगे शेयर कितने का बिकेगा? 12 का, यानी महंगा बिक रहा है, जाहिर सी बात है, लग रहा है कि महंगा बिक रहा है बेचने। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने का बेचने जा रहे हैं? 12 का। फिर से सवाल करेंगे आपसे वही, फुल्ली पेड दिया है कि नहीं दिया? Yes, sir. दिया है, तो कितना लिखोगे? 10। अब बताओ, अब कहाँ कमी आ रही है? क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे? Yes, इसको sir. सिक्योरिटी Premium. प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम लिखेंगे। चलिए, अब क्या बचा हुआ है? ट्रांसफर करना काम बाकी है। फॉर टीचर के प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है, कैपिटलिज्म। सुनिएगा फिर से एक सवाल, कितना कमाया? कितना कमाया? 15,000। 14,000 कमाया। 14,000. 14,000 कमाया है आपने। कितना गवाया? 1 रुपया गवाया। देखिए, बेचते वक्त कोई नुकसान हुआ है आपको? बेचते वक्त कोई लॉस दिख रहा है? अरे 20 का सामान 24 में बिका तो कोई लॉस नहीं है ना। कितना रुपया आपने गवाया? 0। गवाया है कहाँ कुछ? पूरा 14 दे दो। अब आपके मन में अगर एक सवाल उठ रहा हो तो हम उसका जवाब पहले ही दे देते हैं। अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा हो कि सर हमने तो इसमें 4,000 एक्स्ट्रा और कमाया है, तो इसको हम जोड़ क्यों नहीं देते इसमें? इसको 18 ट्रांसफर कर दिया। यस सर। तो आप जवाब पहले सुन लीजिए। जवाब ये है, इस प्रॉफिट का नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम, और वो वाले प्रॉफिट का नाम क्या है? वाले प्रॉफिट का नाम क्या है? शेयर फॉर फ्यूचर। शेयर फॉर टीचर। तो अलग अलग तरह के प्रॉफिट, और दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़ पाएंगे? अगर दोनों एक तरह का प्रॉफिट होता तब ना जुड़ता। प्रीमियम तो अलग तरह का प्रॉफिट है ना, तो प्रीमियम को हम नहीं ऐड करेंगे। प्रीमियम आ गया, कोई बात नहीं, आप उसको दिखाओ, बट उसको आप ट्रांसफर करते वक्त कभी मत ऐड कर देना, क्योंकि हम छीने हुए प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं। प्रीमियम छीना हुआ प्रॉफिट है क्या? प्रीमियम छीना हुआ प्रॉफिट है? नहीं। वो हम उससे उसको कैसे ट्रांसफर करेंगे? उसको थोड़ी ट्रांसफर कर सकते हैं। समझ में आया मतलब? Yes, sir. चलिए, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और लगाएंगे, सेंटेंस में देंगे आपको, मतलब जो सेंटेंस में क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन थोड़ी आएगा टेबल बनाकर, बल तो आपको बनाना होगा। अब क्वेश्चन कैसा रहेगा बुक में वो देखिए, बुक में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। रवि लिमिटेड forfeited 500 shares at the rate ₹10 each due to
नॉन पेमेंट ऑफ allotment ₹3, first call ₹2, and final call ₹1. The forfeited share reissue as follows. ₹10 as fully paid, ₹12 as fully paid, ₹9। चलिए इस बार फुल्ली पेड गायब कर देते हैं। क्वेश्चन नोट हो गया। ऐसा ही क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाएगा। रवि लिमिटेड ने 500 शेयर फॉरफिट किया, हर एक शेयर ₹10 का था, क्यों फॉरफिट किया? रीजन बता रहा है, नहीं दे पाए पैसा ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट। इन्होंने अलॉटमेंट का ₹3 नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का ₹2 नहीं दिया, फाइनल कॉल का ₹1 नहीं दिया, इसलिए इनके शेयर को फॉरफिट किया जा रहा है। चलिए बिना टेबल के ही बना लेते हैं, डायरेक्ट एंट्री बन जाएगी आराम से। पहले फॉरफीचर की एंट्री बनाओ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कौन कौन सा पैसा नहीं दे पाए हैं? अलॉटमेंट का नहीं दे पाए हैं, फर्स्ट कॉल का नहीं दे पाए हैं, फाइनल कॉल का नहीं दे पाए हैं। और जो पैसा दिए हैं उसके लिए हम क्या लिखेंगे? शेयर फॉरफीचर। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, कितना शेयर फॉरफिट करने जा रहे हैं? 500। कॉल्ड अप मनी क्या लोगे? देखो 10 पूरा फाइनल कॉल तक बात हुई है, इसका मतलब पूरा पैसा तक मांगा गया 10। अलॉटमेंट का कितना नहीं दे पाए हैं? ₹3, 1500। फर्स्ट कॉल का कितना नहीं दे पाए? 1000। फाइनल कॉल का कितना नहीं दे पाए? 1000। तो इसका कितना आएगा बैलेंस? 15 और 5 2000, 3000। 3000 में 5000 में से 3000 निकाल देंगे, कितना बचेगा? 2000 ना। 2000 तो बचेगा। कितना बचेगा? 2000। अब क्या करेंगे? अब री इशू करना है। तो देखो पहला वाला केस कितने में बेचना है? ₹10 में। अब यहाँ समझना, केस नंबर 1 हम बेचने जा रहे हैं ₹10 में। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, हम जा रहे हैं इस 500 शेयर को ₹10 में बेचने, यानी 5000 का बेचने जा रहे हैं। अब बताओ 500 इंटू यहाँ क्या होगा? फुल्ली पेड दिया है यस सर। तो कितना लोगे? पूरा 10। 10। तो आप देख सकते हो कितने रुपए का लॉस हो रहा है? ₹1 का भी नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या लॉस? अब क्या काम बाकी है? फॉरफीचर के प्रॉफिट को ट्रांसफर करना बाकी है कैपिटलिज्म में। कैसे ट्रांसफर करते हैं मालूम है? कितना कमाया? 2000। कितना गवा दिया? यहाँ देखकर तो ₹1 भी नहीं लग रहा कि नील। तो कितना बचा लिया? 2000। कमाया, गवाया और बचाया। जो बचाया वही आएगा कैपिटलिज्म में। सेकंड केस देखिए, इस बार ये मानकर लगाइए कि हम शेयर को कितने में बेचने जा रहे हैं। इस बार हम शेयर को बेचने जा रहे हैं ₹12 में।
₹12 में बेचने जा रहे हैं। एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 500 शेयर है, ₹12 का बिकेगा। फुल्ली पेड दिया है ना? Yes, sir. Yes. आप लोग क्वेश्चन नोट करते हैं ना, उसमें तो दिया होगा। दिया है कि नहीं दिया? जी सर। Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। फुल्ली पेड यहाँ पे कितना आएगा? 10। तो ये हो गया आपका 5000। सीधी सी बात है, 10,000 का शेयर ₹12 का बिक रहा है, इसका मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? हर शेयर पे आपको ₹2 का प्रॉफिट हो रहा है। ये नहीं भी निकालेंगे तो डायरेक्ट भी निकल जाएगा 1000। डायरेक्ट कैसे निकल जाएगा? 6000 का बिका है, 5 का था, 1000 प्रॉफिट हो रहा है। अब कौन सी एंट्री रह गई है? ट्रांसफर करने का। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। कैसे निकालेंगे? वही पुरानी लाइन। कितना कमाया? 2000। 2000। कितना गवाया? यहाँ गवाया तो कहीं से भी नहीं है, कुछ भी नहीं गवाया, नील। 2000। अभी इसमें बहुत गलती होगी, ये नहीं है, अभी आगे क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन है, इसलिए शुरुआत में आपको हर एक कंफ्यूजन को दूर करते चलो, हर एक कंफ्यूजन को दूर करना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इस बार हम शेयर को कितने का बेच रहे हैं? इस बार हम शेयर को ₹9 का बेच रहे हैं। अभी अनम्यूट मत करो। जब अनम्यूट कहा करें तब करना चाहिए ना, बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। 5 9 ज़ा 45, 5 10 ज़ा, ये आपका हो गया 55,000। देखिए 5000 का शेयर है, 4500 का बिक रहा है, यानी ₹500 का लॉस हो रहा है। इस लॉस को हम क्या बोलेंगे? इस लॉस को हम बोलेंगे शेयर फॉर फ्यूचर। देखिए इस बार नुकसान हो गया। एक चीज़ और भी हम आपको बताना है, आप भूल गए, जल्दी से लिख दिया था इसलिए बताना भूल गए। सुनिए, बता रहे हैं बार बार, फिर से समझिएगा। इस बार ना आप ध्यान देना तीसरे वाले केस में। तीसरे वाले केस में ध्यान देने वाली चीज़ क्या है? तीसरे वाले केस में ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि उसमें क्या गायब है? फुल्ली पेड दिया ही नहीं है आप, फुल्ली पेड। अब क्या करोगे? फुल्ली पेड नहीं दिया, अब क्या रखें? फुल्ली पेड होता तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ वाली वैल्यू रखी जा रही है। अब आप वापस आओगे फटाफट। कहाँ पे वापस आओगे? सुनो ध्यान से। अब हम लोग वापस आएंगे जहाँ पे हम लोगों ने शेयर को फॉरफीट किया था, ये वाली वैल्यू 10। उसमें देखिए यहाँ क्या लिखा है? 10। तो आपको भी वही लेना है, समझ गए? अगर यहाँ 9 रहेगा तो आपको 9 लेना पड़ेगा। इसका हम कल बताएंगे, प्रॉब्लम इसमें आएगी बहुत। फुली पेड दिया है नहीं दिया है, फिलहाल आज आपको आसान क्वेश्चन दिया जाएगा, लेकिन कल हम लोग और थोड़ा टफ टॉपिक को पढ़ेंगे। इधर क्लास 2-3 दिन एकदम बिल्कुल कोशिश करिए कि छूटने ना पाए किसी भी तरीके से। क्लास छूटेगी नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा आपका, क्योंकि अब जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल टॉपिक है, जिसमें हम थोड़ा सा भी अगर ध्यान नहीं दिए तो आप समझ लीजिए कि काफ़ी नुकसान कर बैठेंगे। क्योंकि अब ये टॉपिक पूरा आपका 8 नंबर का क्वेश्चन बनाएगा, इसके बाद हम लोग 8 नंबर का क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ कितना लिखेंगे? 10। चलिए अब वो वाली लाइन, शेयर फॉर फ्यूचर, फिर से वही लाइन। कितना कमाया? 2000। कितना गवा दिया? अब देखिए गवा दिया हमने 500 रुपये, तो कितना बचा? 1500। तो समझ में आया इसको कैसे करना है? अभी तो एकदम सिंपल वाला दे रहे हैं, अभी बहुत गलत होगा आप लोग, बट घबराने की जरूरत नहीं है, गलत होने दीजिए।
एक दो दिन की दिक्कत आएगी। हाँ, एक दो दिन में हम लोग जहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे हमारी प्रैक्टिस परफेक्ट हो जाएगी और गलती होने के चांसेस भी नहीं रहेंगे। इससे रिलेटेड टॉपिक आपको आज दिया जाएगा, इसको आप करिएगा। और इससे रिलेटेड जब टॉपिक आज आप करेंगे तो हो सकता है बहुत सारे लोगों का गलत हो, कोई बात नहीं, अगर गलत हो रहा है तो होने दीजिए, बट करिए। अगर आप करेंगे नहीं तो आएगा भी नहीं। तो इसको टॉपिक को करिएगा क्योंकि ये बहुत लेंदी टॉपिक है। देखिए आज काफ़ी अच्छा खासा टाइम हमारा इसमें निकल गया। चलिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स फिर भी हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे आज। हमको थोड़ा सा आपको कुछ समझाना है, इसलिए आज मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट को पढ़ना ज़रूरी है। ये भी हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक पे ही हैं। इससे कल आपको कुछ बताया गया था, सुनिएगा ध्यान से। ये ज़रूरी चीज़ है जो हम बताने जा रहे हैं, ये शॉर्टकट है। अगर ये याद कर लेंगे तो समझिए पूरी किताब में पूरे फॉर्मूले याद ही नहीं करना। हम आपको इतना आसान शॉर्टकट बताएंगे कि अगर आपने इसको पढ़ लिया, ये 6 चीज़, ये शॉर्टकट है, ये बस आपको ये याद रख लेना। अगर आपको ये शॉर्टकट याद हो गया तो समझ लीजिए कि आप बहुत सारा, पूरे नेशनल इनकम में 15 फॉर्मूले हैं, और अगर आपने इसको याद कर लिया तो आपको इन 15 फॉर्मूले को नहीं याद करना पड़ेगा, केवल 3 याद करना पड़ेगा। तो अब अगर आपका मन है कि आप 15 याद करें तो वो आपकी अपनी इच्छा है, लेकिन अगर आप 3 से 15 बना सकते हैं तो मेरे ख्याल से जो स्मार्ट होगा वो 3 से 15 बनाना चाहेगा, 15 से 3 पे नहीं आएगा। समझ रहे हैं बात के नहीं? 15 टू पढ़ने से तो ज़्यादा बेहतर है कि हम 3 पढ़ें, क्योंकि 3 पढ़ करके हम 15 तरह के क्वेश्चन लगा पाएंगे, 15 न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। तो 15 लगाने से ज़्यादा बेहतर है कि हम 3 पढ़ें। वो 15 कैसे होगा? ये कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है, ये देख रहे हैं, ये कन्वर्जन है, ये पूरा फॉर्मूला है कन्वर्जन का। ये याद रखिए, शॉर्टकट है, और किसी को बता मत दीजिएगा, अपने तक ही सब रखिए, वरना आपके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो टैलेंट है ना, वो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर सबको बांटते फिरेंगे टैलेंट। ये शॉर्टकट्स हैं, इस तरह ये सब चीज़ें आप किसी को भी शेयर नहीं करेंगे, आप अपने तक ही रखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कैसे करना। क्योंकि नेशनल इनकम बहुत टफ टॉपिक है, वो जब आपको पढ़ाया जाएगा स्कूल में तो आप खुद समझ जाएंगे कि आपको कितना टफ टॉपिक है और कैसे पढ़ाया जाएगा और कैसे टफ है। बट हम इजी कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सबको इसको बांटिए, आप अपने तक रखिए ताकि आप उसमें स्ट्रांग रहिए। आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो, बाकी लोगों के लिए बहुत टाइम लगे। क्या शॉर्टकट बताया था, चलिए एक बार फिर से देखिएगा, ऊपर रिवाइज करते हैं। ग्रॉस को नेट बनाने का फॉर्मूला क्या है? माइनस डेप्रिसिएशन। अगर ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, और अगर नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है तो डेप्रिसिएशन को प्लस करना पड़ेगा। तो अगर आप एक याद कर लेंगे कि हाँ, ग्रॉस को नेट बनाने के लिए हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि रिवर्स करना है। मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं? मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए हम NIT माइनस करते हैं। व्हाट इज NIT? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस बनाने के लिए हम NIT प्लस करते हैं। ठीक है, एक याद करना है, कोई भी ऊपर वाला याद कर लीजिए, नीचे वाला तो अपने आप याद रहेगा। डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है तो NFIA जोड़ेंगे। व्हाट इज NFIA? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो नेशनल बन जाएगा। और नेशनल से डोमेस्टिक आना है तो NFIA घटाना पड़ेगा, यानी माइनस करना पड़ेगा। ये था नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। हम सरकार को जो देते हैं वो टैक्स होता है, सरकार हमें जो वापस कर देती है वो सब्सिडी होती है। तो अगर हमने सरकार को 100 रुपये टैक्स दिया और सरकार ने हमको 20 रुपये की सब्सिडी दी थी, तो एग्जैक्टली हमने सरकार को 80 रुपये दिए, क्योंकि 20 रुपया वापस आ गया। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे आएगा? इसका मतलब है कि हम विदेश से सामान खरीदते भी हैं और विदेश को सामान बेचते भी हैं। खरीदने से पैसा जाता है और बेचने से पैसा आता है। आने को कहते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जाने को कहते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो फ्रॉम में से 2 माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। चलिए अब हम कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान देना। नेशनल इनकम कई तरह की होती है, उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, आप भी ध्यान से देखिए नेशनल इनकम के टॉपिक।
देखिए नेशनल इनकम के नाम कैसे होंगे, जीडीपी, एमपी, जीडीपी, एफसी, जीएनपी, एमपी, जीएनपी, एफसी, ऐसे करके बहुत सारे नाम होंगे। हम आपको पहले नाम का फुल फॉर्म बता दें। अगर क्वेश्चन में लिखा है जीडीपी एट एमपी निकालो, तो जी फॉर होता है ग्रॉस, डी फॉर होता है डोमेस्टिक, जो बीच में होता है वो डोमेस्टिक होगा, पी फॉर होता है प्रोडक्ट, एमपी में एम का मतलब होता है मार्केट प्राइस, मतलब एमपी का पूरा मतलब होता है मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस। अब जैसे आपके क्वेश्चन में आ गया जीडीपी एफसी, तो इसका क्या मतलब हुआ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट Fact- फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एक मिनट रुक जाइए, स्क्रीन रुक गई है। हाँ, तो हम आपको क्या बता रहे थे, जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी का मतलब क्या होता है, जी फॉर ग्रॉस, डी फॉर डोमेस्टिक, पी फॉर प्रोडक्ट, एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस। क्वेश्चन में आ गया एनडीपीएफसी, तो इसका क्या मतलब होता है, एन फॉर नेट, ग्रॉस नेट, याद रखिएगा, या तो यहाँ ग्रॉस रहेगा या तो यहाँ नेट रहेगा, और बीच में या तो डोमेस्टिक होगा या तो नेशनल होगा, अपोजिट टर्म है ना एक दूसरे का। देखिए ग्रॉस का अपोजिट क्या है, नेट, मार्केट प्राइस का अपोजिट क्या है, फैक्टर कॉस्ट, और डोमेस्टिक का अपोजिट क्या है, नेशनल। तो एनडीपी का मतलब क्या हुआ, एन फॉर या तो नेट होता है या तो ग्रॉस होता है, तो यहाँ एन दिया है, एन फॉर नेट, डी फॉर डोमेस्टिक, टी फॉर प्रोडक्ट, फैक्टर कॉस्ट। ये कभी नहीं बदलेगा, पी जो है वो हमेशा कॉमन रहेगा। अब सुनो ध्यान से जो बताने जा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रिक जो बताने जा रहे हैं, जिससे आप बहुत सारी नेशनल इनकम बना लेंगे। ये क्या है, इसको पढ़ेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब सुनिएगा, क्वेश्चन में बोला गया कि आपको जीडीपी एमपी दिया गया है और इसको आपको एनडीपी एमपी में कन्वर्ट करना है। सुनिएगा क्वेश्चन क्या है, जीडीपी एमपी को किस में कन्वर्ट करना है, जीडीपी एमपी को किस में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया, एनडीपी एमपी। अब देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं, सुनना ध्यान से, जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही बनाना भी स्टार्टिंग है, बाद में अपने आप याद हो जाए। जीडीपी एमपी को एनडीपी एमपी में कन्वर्ट करना है, तो पहले जो चीज आपको दी गई है पहले वो लिखो, जीडीपी एमपी, और जो बनाना है उसको उसके नीचे लिखना, एनडीपी एमपी। अब आप बताओ इसमें से कौन सा टर्म बदला हुआ लग रहा है, कौन सा टर्म बदला है, देखिए डी और डी बदला कि वही है, एन, पी और पी बदला, नहीं बदला, ये बदला, नहीं बदला, क्या बदला, एन, जी एन में बदल गया। जी फॉर क्या होता है, ग्रॉस, एन फॉर क्या होता है, नेट। अब आपको हमने क्या सिखाया, ग्रॉस को नेट में अगर कन्वर्ट करना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। इसका मतलब जीडीपी एमपी को एनडीपी एमपी बनाने के लिए बस हमको पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे ही हम ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे हमारी वैल्यू अपने आप क्या बन जाएगी, नेट, और कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, और सब तो कॉमन है ना वही। अब आगे देखिए, एनडीपीएफसी, अब क्या बोल रहा है, एनडीपी एमपी को किस में कन्वर्ट करो, एनडीपीएफसी में, इसको भी वैसे ही लगाओ उसी ट्रिक से, एनडीपी एमपी दिया हुआ है, एनडीपीएफसी में कन्वर्ट करना है। अब आप देख करके पहचानो कि कौन सा टर्म बदला हुआ लग रहा है, कौन सा टर्म एफसी बदला, और एमपी। हाँ ये
सेम है, ये सेम है, ये सेम है, खाली क्या बदला हुआ है, एमपी और एफसी। एमपी एफसी में कन्वर्ट हो गया। क्या बताया था हम, एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना है। अगर ये है, देखिए एमपी को एफसी में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या माइनस करो, NIT। एनआईटी। इसका मतलब कि अगर हम इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकाल देंगे तो एमपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एफसी में। अब आइए एक और है, एनडीपी, सॉरी एनएनपी एफसी। अब क्या कह रहा है, कह रहा है एनडीपी एफसी दिए हैं और इसको किस में कन्वर्ट करो, एनडीपी एफसी दिया हुआ है और इसको किस में कन्वर्ट करो, एनएनपी एफसी में। अब आप बताओ क्या बदल रहा है, कौन सी वैल्यू बदल रही है, ये वाली, डी फॉर डोमेस्टिक, एन फॉर, एन फॉर क्या होता है, नेशनल। नेशनल। तो क्या होगा, डी फॉर डोमेस्टिक, एन फॉर नेशनल। डोमेस्टिक को नेशनल में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, NFIA जोड़कर। ये देखिए ना, इसको जोड़ करके तब लिखवाएं, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है तो NFIA जोड़ लो, जोड़ लें। अब सुनिए, ये कह रहा है यहाँ जाओ। अब कहाँ जाने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है अब क्वेश्चन, इन NPFC को किस में कन्वर्ट करो, NNPFC को किस में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है, एरो क्या बता रहा है, GDP MP। हाँ GDP MP। सबसे मेन चीज यही है, ये आ गया समझ ली, नेशनल इनकम का आधा काम खत्म। यही तो ट्रिक है, इसीलिए तो नेशनल इनकम आसान हो जाती है और सबको टफ लगती है क्योंकि सब लोग लगाते हैं और हम लगवाते नहीं, हम आपको बस शॉर्टकट बता रहे हैं ट्रिक। सुनिए अभी ध्यान से, क्या क्या बदल रहा है, देखो एन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, बदल रहा है। एन फॉर क्या होता है, जो पहला वाला एन होता है उसका मतलब होता है नेट, जी फॉर ग्रॉस। नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, डेप्रिसिएशन जोड़ोगे, जोड़ोगे, याद रखना, उल्टा जा रहा है ना सब। एन फॉर नेशनल, डी फॉर डोमेस्टिक। नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, माइनस करोगे। फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, NIT प्लस कर दोगे। क्यों, यही करेंगे ना। चलिए अब वो कह रहा है ना, इसको इसमें कन्वर्ट करो, मेरा एरो देखिएगा, किसको किसमें कह रहा है कन्वर्ट करने के लिए। अब वो कह रहा है कि NNPFC को कन्वर्ट करो किसमें, NDP-MP में। कैसे होगा, क्या क्या बदल रहा है, N फॉर नेट नेशनल, D फॉर डोमेस्टिक। नेशनल को डोमेस्टिक कैसे बनाया जाए, NFIA घटाकर, यही होगा ना। फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस बनाना है तो कैसे बनाओगे, बोलो, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस बनाना है तो कैसे बनाओगे, NIT प्लस करके, क्योंकि माइनस करके तो फैक्टर कॉस्ट बनती है ना। ये नोट हो गया, समझ में आ गया क्या करना है। ये देखिए अब ये कह रहा है NDPFC को GDP-MP में कन्वर्ट करो, NDPFC को GDP-MP में कन्वर्ट करो। बताओ क्या क्या बदल रहा है, ये और ये बदल रहा है। N फॉर नेट, G फॉर ग्रॉस। नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा। FCMP फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस बनाना है, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट नहीं बनाना है, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस बनाना है, प्लस NIT। सब किसका खेल है, बस इसका, यही चीज ना, इसी का यूज हो रहा है, देख रहे हैं ना, इन तीनों का। इस तरह से इसको बनाना है, इसका कन्वर्ट करने का हम कुछ दे देंगे आज आपको लगाने के लिए, और कल इस पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि आज हम लोग ऑलरेडी अभी शेयर में कुछ टॉपिक ऐसा चल रहा है जिसमें हम लोग को काफ़ी टाइम देना ही होगा, उसके बाद ही हम लोग फिर थोड़ा सा कंसंट्रेट कर पाएंगे। बाकी नोट्स हम आपको 1-2 दिन में प्रोवाइड करेंगे, मे भी आज ही कर दें, मेरे पास अगर अभी शाम तक आ जाएगी तो हम आपको भेज देंगे नेशनल इनकम की, आप उससे पढ़ सकते हैं फिर।
इतना करिए क्योंकि अब 11 का टाइम भी हो रहा है, 11 की क्लास में आज क्योंकि आप लोगों के टाइम भी काफ़ी हो गया। चलिए फिर ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा। अब Then Thank you, sir.